नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सबके एग्ज़ाम के लिए पॉलिटी की क्लास चल रही है। बिल्कुल हम बेसिक लेवल से लेकर हाई लेवल तक की पॉलिटी डिस्कस कर रहे हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी, जीडी, आरओ, यूपी पेट, लेखपाल, सुपर टेट, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा या कोई भी एग्ज़ाम है, अगर आपके एग्ज़ाम में जीके जैसे क्वेश्चन आता है तो क्लास आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। हम पढ़ रहे थे संविधान के बारे में, तो मैंने आपको बताया था संविधान के 22 भाग है मूल रूप से। तो भाग 1 में संघ और राज्य का उल्लेख है, जो इससे पहले की क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं। फिर हम पढ़े थे भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है। अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता का वर्णन है। नागरिकता में कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। नागरिकता देता कौन है? तो भारत सरकार का गृह मंत्रालय नागरिकता देता है। ये सब चीज़ें इससे पहले की क्लासेस में डिस्कस कर चुके थे। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। पहले हम नागरिकता से जुड़े आर्टिकल को एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। अनुच्छेद 5 लिखा है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, जब से हम नागरिकता का प्रावधान लागू कर रहे हैं उस दिन से जो भी व्यक्ति भारत में होगा, भारत सरकार उसको स्वतः नागरिकता प्रदान कर देगी। अनुच्छेद 6 कह रहे पाकिस्तान से भारत आने वालों की नागरिकता, अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान छोड़कर भारत आ रहे तो भारत सरकार उसको नागरिकता देगी। अनुच्छेद 7 कह रहा है कि भाई भारत से पाकिस्तान प्रवेशन करने वालों की नागरिकता, कोई व्यक्ति भारत छोड़कर पाकिस्तान जा रहा है तो भारत सरकार उसकी नागरिकता समाप्त कर देगी। लेकिन ये ऐसा कब तक चलेगा? तो इसके लिए एक हमने डेट फिक्स कर दिया था, 19 जुलाई 1948, अर्थात जुलाई 1948 तक आप भारत से पाकिस्तान या पाकिस्तान से भारत, तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट लाने की ज़रूरत नहीं, ऐसे आपकी नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन अगर आप 19 जुलाई 1948 के बाद भारत से पाकिस्तान, पाकिस्तान से भारत जा रहे हो तो आपको परमिट पर साइन करा के लाना होगा। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, परमिट का ला का संबंध किस अनुच्छेद से? अनुच्छेद 6 और 7 से परमिट का नियम जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 8 में पीआईओ मूल रूप से भारतीय का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 9 में नागरिकता के अंत का उल्लेख, भारत में नागरिकता मिलने के अगर 5 तरीके हैं कि हमें 5 प्रकार से नागरिकता मिलती है, तो 3 प्रकार से नागरिकता समाप्ति हो, त्याग से, वंचित से, बर्खास्त से। जो देखो पहली बार इस क्लास को देख रहे होगे तो आपको लग रहा होगा चीज़ें नहीं समझ में आ रही, लेकिन ये चीज़ें हम इससे पहले की क्लास में डिस्कस किया है। पहले की शुरुआत की क्लास में हम 5 मिनट जो कल की क्लास में पढ़ा है उसको रिवाइज करते हैं। ऐसे जब मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लेंगे तो चीज़ें आपकी तैयार हो जाएंगी। अनुच्छेद 10 कह रहा है कि नागरिकों से जुड़े अधिकार, कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ नागरिक को मिलते हैं, जैसे मतदान का अधिकार, निर्वाचन लड़ने का अधिकार, या अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 में प्राप्त जो भी अधिकार होते हैं सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों को होते हैं। अनुच्छेद 11 कह रहा है कि संसद नागरिकता के कानून बनाएगी। नागरिकता के संबंध में भविष्य में जो भी कानून बनाने की जरूरत होगी, ये अधिकार हमारी संसद के पास है। भारत में नागरिकता कैसे? एकल नागरिकता है, और संसद ने पहली बार नागरिकता कानून कब बनाया? तो 1955 में। इतनी चीज़ें तो हम पहले पढ़ चुके थे कि नहीं पढ़ चुके थे? भारत में नागरिकता लेने के 5 तरीके थे, जन्म, पंजीकरण, वंशानुक्रम, देशीकरण और भूमि अर्जन। ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके थे। आज की क्लास में हम नागरिकता कानून, उसके संविधान संशोधन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारे भारत में कहा गया कि अगर आपको भारत में नागरिकता लेनी तो 5 प्रकार से आप नागरिकता ले सकते हैं। अगर आपको नागरिकता समाप्त करनी है तो भारत में नागरिकता का अंत 3 प्रकार से होता है, या तो आप खुद से त्याग कर दीजिए, या भारत सरकार आपकी नागरिकता छीन सकती है, या तो नागरिकता के आवेदन करते समय आपके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं तो भारत सरकार आपको नागरिकता देने से मना कर सकती है, अर्थात आपकी नागरिकता को वंचित कर सकती है। तो नागरिकता समाप्त होने के 3 तरीके, त्याग, बर्खास्त और वंचित। भारत में नागरिकता देता कौन है? तो भारत सरकार नागरिकता देती है। भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय? तो भारत सरकार का गृह मंत्रालय आपको क्या करता है? नागरिकता देती है। लेकिन नागरिकता के लिए अगर हमें कानून बनाने की जरूरत है तो कौन बनाएगी? हमारी संसद। नागरिकता के कानून बनाने का अधिकार है हमारी संसद के बाद। पहली बार 1955 में संसद ने क्या किया था? नागरिकता का कानून बनाया था। अब संसद ने तो पहली बार कानून बनाया 1955 में, लेकिन कहीं ना कहीं हमने उसमें अलग अलग टाइम पर संविधान संशोधन किया। 1955 में तो कानून बना, उसके बाद हमने 1986 में उसमें संविधान संशोधन किया, इसके बाद हमने 1992 में किया,
फिर हमने 2003 में किया, फिर हमने 2005 में किया, फिर 2015 में किया और 2019 में। समय समय पर संविधान संशोधन होते रहे। तो नागरिकता कानून में पहली बार संशोधन कब हुआ? 1986 में। और अभी नवीनतम संशोधन कब हुआ? 2019 में। तो 2019 का नागरिकता संशोधन अधिनियम पढ़ लेते हैं, जिसे हमने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो 2019 में जो हमने संशोधन किया था, वो संशोधन क्या था? देखो, जो 2019 में आपका संशोधन हुआ था, उसमें कहा गया था कि 3 देशों के हमने नाम लिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के। हमने कहा 3 देशों के अगर धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक व्यक्ति, कौन सा? धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक व्यक्ति अगर 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ गया है, चाहे वैध रूप से आया हो चाहे अवैध रूप से, भारत सरकार उसको नागरिकता दे देगी। हमने कहा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के धार्मिक अल्पसंख्यक में से कोई भी व्यक्ति जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ के आए, तो भारत सरकार उसको नागरिकता देगी, चाहे वैध रूप से आया हो चाहे अवैध रूप से। कोई भी व्यक्ति अवैध रूप से कैसे आता है? कल की क्लास में मैंने आपको बताया था। अगर आप किसी दूसरे देश में जा रहे, वीज़ा अप्रूव करा के नहीं जा रहे, इसका मतलब आप अवैध रूप से जा रहे हैं। क्योंकि पासपोर्ट आपको इस बात की इजाज़त देता है कि भैया आप क्या कर सकते हो, अपना देश छोड़कर दूसरे देश जा सकते हो। लेकिन भैया आप किसी दूसरे के घर में जा रहे हो तो उससे भी तो पूछना पड़ेगा भाई हम आपके घर आए कि नहीं आए। अगर आप किसी दूसरे देश में जा रहे हो, जैसे रूस जा रहे हो, तो रूस से पूछोगे तो कि भैया हम आपके यहाँ आए कि नहीं आए, तो रूस से क्या होना लेना पड़ेगा? वीज़ा। रूस कहेगा अच्छा इस उद्देश्य से आ रहे हो, पाया आ सकते हो। अगर वो मना कर देगा फिर भी आप चले गए तो क्या होता है? अवैध होता है। जैसे हमारा क्या हुआ था, बांग्लादेश का विभाजन हुआ था। ये इसके कारण अलग अलग कारण होते हैं। कई बार लोग क्या होते हैं, अवैध रूप से भारत आ जाते हैं। जैसे रोहिंग्या शरणार्थियों के, म्यांमार से बहुत सारे रोहिंग्या शरणार्थी भारत में आ गए थे। अब कई बार क्या होता है, व्यक्ति अपने यहाँ के हालात, उनके देश में युद्ध हो रहा है या किसी वजह से भय का माहौल में अपना देश छोड़कर दूसरे देश में शरण ले लेते हैं। अब जैसे अभी रूस यूक्रेन का युद्ध हो रहा था, अब जब रूस यूक्रेन का युद्ध हो रहा था तो हालात ऐसे थे कि बहुत सारे लोगों ने क्या कर दिया, अपना देश छोड़ दिया था। यूक्रेन छोड़ के लोग पोलैंड जा रहे थे, रूस छोड़ के लोग पोलैंड जा रहे थे। अब भाई वो तो शरण लेने के लिए जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में तो क्या होता है, वीज़ा तो लेते नहीं है। अब तो उन्हें जान बचाने की पड़ी है। तो बहुत बार लोग ऐसे युद्ध की वजह से या किसी और वजह से भी दूसरे देशों में शरण ले लेते हैं, अब वो वहीं बने रहे। यही हमारे भारत के साथ साथ बहुत सारे पाकिस्तान के लोग, जब बांग्लादेश का विभाजन हुआ था तो बहुत सारे लोगों को तो हमने दे दिया था नागरिकता। इससे पहले भी एक बार हम दे चुके हैं शरणार्थियों को। बहुत सारे लोग अभी भी थे। तो हमने कहा ये जो हमारे यहाँ पे शरणार्थियों की समस्या बनी, इस समस्या को दूर करते हैं। तो हमने कह दिया 3 देशों का नाम ले लिया। 3 पड़ोसी देश हमारे कौन कौन से? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। क्योंकि मुख्य रूप से शरणार्थी हमारे यहाँ इन्हीं तीनों देश के थे। हमने कहा इनमें से जो धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक है, अब धार्मिक अल्पसंख्यक के अंतर्गत 6 आपके संप्रदाय आ गए। आपके हिंदू आ गए, आपके सिख आ गए, आपके ईसाई आ गए, आपके जैन आ गए, पारसी आ गए, बौद्ध आ गए, अर्थात आपके मुस्लिमों को छोड़कर सभी संप्रदाय आ गए। हमने कहा इनके व्यक्ति जो भारत में 31 दिसंबर 2014 से पहले आ गए तो भारत सरकार उनको नागरिकता दे देगी, चाहे वैध रूप से आए व अवैध रूप से। वैसे सामान्य तौर पर भारत सरकार अवैध प्रवासियों को नागरिकता नहीं देती, लेकिन इसमें हमने कहा कि हम उन्हें क्या कर देंगे, नागरिकता दे देंगे। अब इसी का विरोध हो रहा था। अब आपके मन में आएगा कि भैया सिटीजनशिप अमेंडमेंट का इतना हमने विरोध सुना था, कर्फ्यू तक लगने की कंडीशन हो गई थी, कुछ जगह पे लगा था, तो विरोध क्यों हो रहा था? देखो इसके विरोध के 2-3 कारण थे। पहला कारण था कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। अगर धर्मनिरपेक्ष देश है तो पाकिस्तान के मुसलमानों के साथ भी तो कहीं ना कहीं बुरा बर्ताव होता है। कुछ ऐसे मुसलमान हैं जैसे इनका शिया सुन्नी में डिवाइड होता है। तो अगर आप धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक को ला रहे हो तो भाई धर्म के आधार पर भेदभाव क्यों कर रहे हो? फिर आप मुस्लिमों को क्यों नागरिकता नहीं दे रहे हो? भाई मुस्लिम भी तो हमारे यहाँ पे शरण ले रखे हैं ना, तो इनको नागरिकता क्यों नहीं दे रहे हो? दूसरी बात हमने कही कि इसमें कहा गया था 31 दिसंबर 2014 से पहले, 2014 से पहले आ गया हूँ और आप कर रहे हो 2019 में।
जबकि पंजीकरण की समय सीमा कितनी होती है? पंजीकरण द्वारा नागरिकता लेने के लिए 7 वर्ष और देशीकरण द्वारा नागरिकता लेने के लिए 10 वर्ष। हम कहते हैं हम सरल शब्दों में देख रहे, तो यहाँ तो हमें 5 ही वर्ष दिख रहे हैं। इन दो आधारों पर विरोध हो रहा था। विरोध इतना हुआ कि फिर इन दोनों आधारों के आधार पर कोर्ट गई। तो कोर्ट में सरकार ने बताया कि देखिए हम क्या कह रहे हैं, हम किसी के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर रहे। हमने क्या किया है कि हमने देखा है जो धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक हैं, इन देशों में उनके साथ क्या हो रहा है, बुरा बर्ताव हो रहा है, तो हम बस उनकी रक्षा करना चाह रहे हैं। अब जैसे मुसलमान है इन देशों में बहुसंख्यक के रूप में, तो हमने कहा हमने कोई भेदभाव नहीं किया, ये सरकार का पछता कोर्ट में जाके। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, जो अल्पसंख्यक है उनका संरक्षण करना है। ये बात समझ में आई। अब दूसरी बात क्या पूछेगी कि भैया आप एक बात बताओ, यहाँ तो 5 वर्ष का ही टाइम पीरियड पूरा हो रहा है। सरकार ने कहा नहीं, ये लोग समझ नहीं पाए। हम कह रहे हैं 31 दिसंबर 2014 से पहले, और हम कह रहे हैं कि नागरिकता हम अभी थोड़ा देंगे, अभी तो हम संशोधन लाए हैं, नागरिकता तो हम देंगे 2020 में। अगर 31 दिसंबर 2014 से पहले, तो कहीं ना कहीं तो 2013 में आए होंगे कि नहीं आए होंगे। इधर 20 तो हमने कहा 7 वर्ष पूरे हो रहे हैं कि नहीं, ये आंदोलन करी हमारी बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं। देखो बात क्या होती है कि नेता लोग क्या होते हैं, बयानबाजी अलग तरीके से करते हैं, लेकिन वो जब कोर्ट में साक्ष्य देने की बात होती है तो अलग तरीके से, क्योंकि कोर्ट में आप कोई भी गलत डेटा नहीं दे सकते। गलत सबूत करने पे कोर्ट आपके खिलाफ एक्शन ले लेगा। तो नेता बाहर तो अलग बयानबाजी करते हैं, कोर्ट में जाके अलग बयानबाजी करते हैं। इन सब कुछ जो होती ना बातें सही रूप से सामने नहीं आई थी, इसीलिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का विरोध हुआ था। आपको इतना समझना है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या होता है, 6 धार्मिक संप्रदाय क्या होते हैं, डेट क्या हुई थी, उसके साथ साथ सरकार ने इन दोनों बच्चों में कोर्ट में अपनी बात क्या रखी थी, इतना आपको पता होना चाहिए। अब इसी के साथ साथ देख लीजिएगा भैया, 9 दिसंबर 2019 को ये बिल हमने लोकसभा से पारित कर दिया था। उसी के बाद 11 दिसंबर को बिल राज्यसभा से पारित हो गया, क्योंकि कोई भी कानून कब बनता है, जब तक वो संसद की दोनों सदनों से पास ना हो जाए और राष्ट्रपति उस पर साइन ना कर दें। तो 9 दिसंबर को पास हो गया, 1 दिसंबर को क्या हुआ था, 11 दिसंबर को राज्यसभा ने पास कर दिया। इसी के बाद हम आपका क्या कर देते हैं, 12 दिसंबर को राष्ट्रपति जी ने इस पर साइन कर दिया। किसी भी बिल पर जैसे राष्ट्रपति साइन कर देंगे बिल क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। और 11 मार्च को हमने इसके नियम कानून पारित कर दिए। 11 मार्च 2024 को नागरिकता संशोधन के कानून अनुसूचित हुए थे। संशोधन देखो हमने कब किया था, नागरिकता संशोधन किया था 2019 में, लेकिन कानून कब बना पाए थे, कानून बना पाए थे 2024 में। नागरिकता संशोधन समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इसी के बीच में क्या हुआ था, 2003 में LM सिंघवी समिति ने कहा था कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे। तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। तो पहली बार हमने 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया था, 2003 में। उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। तो नागरिकता से जुड़े जितने इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हमने आज ख़त्म कर दी। नागरिकता से जुड़े सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। अगर आपने अभी तक इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। ओके, कोई दिक्कत कन्फ्यूजन कमेंट सेक्शन द्वारा पूछिए। कल की क्लास से हम भाग 3 मौलिक अधिकार को स्टार्ट कर देंगे। पढ़ते रहिएगा।